Iran is not Venezuela. Is that true? 100% ट्रू। ईरान के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बोला वो 9.5 करोड़ मिसाइल बन चुके हैं। आपने उसकी सुप्रीम लीडर को, अगर मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता कि जूनियर खामिनी ये भी मारा जाता है, 35 इंडिपेंडेंट लोग है, मिलिट्री हेड्स है, हु कैन टेक द डिसीजन एंड हु कैन डू एनीथिंग। जब डोनाल्ड ट्रंप की बात रही हमें लगा कि एटलीस्ट वॉर यूं ही नहीं छेड़ देंगे किसी भी देश के खिलाफ। उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। आपको क्या लगता है फ्यूचर में कहाँ दिख रहे हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप? हार नहीं जाएंगे? सर हार तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उसकी जो स्टेटमेंट जब चालू होती है तो एक ही स्टेटमेंट है, वी आर सुपर पावर, वी आर नंबर 1। जब आपकी तरक्की यहाँ पे पहुंच जाए ना दिमाग में, तो उसका पतन चालू हो जाता है, उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। जो यूएसए ने कहते हैं कि ब्लंडर रहा अफगानिस्तान को लेकर, क्या हम कह सकते हैं ईरान को लेकर भी सेम होने वाली कंडीशंस? देखिए ईरान इसका बाप है, ईरान इससे नहीं रहेगा, और वो ये चीज ट्रंप के चेहरे पे झलक शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया। उनको स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ाई गई और ईरान 20 साल से रेडी है इस सिचुएशन के लिए। आपको नहीं लगता एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक ऐसी तरीके से बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही सब कुछ है और ईरान में कुछ नहीं हो रहा है? सर ट्रंप अपना कैलिफोर्निया तो देखता नहीं, न्यूयॉर्क देखिए ना जाके। आज स्टेट्स पे आप निकल जाइए, लोग ड्रग्स के अंदर इंजेक्शन लेते हुए सड़कों पे पड़े हुए। आप ईरान जाके देखिए, ईरान में तो ऐसा नहीं है। आप कंपैरिजन कीजिए ना किस ग्राउंड के ऊपर। आपने अगर एजुकेशन दी है तो आप इसको ड्रग्स को खत्म कीजिए ना। जो कंट्री ड्रगिस्ट को नहीं रोक सकती, ड्रग्स को नहीं रोक सकती, वो दूसरे की एजुकेशन की बात करता है, उसको शर्म आनी चाहिए इस चीज का। सड़कें भरी पड़ी है ड्रगिस्ट से। आपको रियल में लगता है इंडियन न्यूट्रल में? मुझे अंदर से ये लगता है कि शायद इंडिया ईरान के साथ। इंडिया ईरान के साथ? ईरान के साथ बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आज। ईरान के साथ अगर इंडिया रहेगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बेनिफिट इंडिया का है। देखिए अमेरिका के साथ जो रहेगा ना, उसका तो अल्टीमेटली पता नहीं होगा। आपको नहीं लग रहा कि हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा चुके हैं? वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर। बेसिकली मिसाइल अटैक्स अमेरिका पे नहीं हो रहा, अमेरिका इजराइल का कंधा इस्तेमाल कर रहा है अटैक्स के लिए। आज पूरा वर्ल्ड जब आपकी करतूतों की वजह से सफर करता है, तो मैं उसको सुपर पावर कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं देश के बारे में, आज बात करते हैं एक सॉवरेन नेशन के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ आज हमारी कॉन्वर्सेशन रहेगी जियो पॉलिटिक्स के बारे में। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इंटरनेशनल वॉर्स छिड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें ईरान वर्सेस इजराइल की, या मैं कह सकूं कि ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो आज बात होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, बात होगी आज ईरान की, बात होगी जियो पॉलिटिक्स को लेकर, और बात होगी अंत में क्लाइमेट चेंज को लेकर कि इंडिया की क्या पॉलिसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज। हम बात करते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की, हम बात करते हैं 2070 तक की इंडिया एक कार्बन न्यूट्रल नेशन बन जाएगा। तो आज ओवरऑल ट्राई करते हैं बात करने की क्लाइमेट चेंज को लेकर, बात करेंगे वॉर्स को लेकर, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, बात करेंगे इंडिया की न्यूट्रलिटी को लेकर। टुडे वी हैव अ अमेजिंग पर्सनालिटी हियर इन द स्टूडियो, जिनसे आज बात जियो पॉलिटिक्स की होगी, बात होगी उनकी पर्सनल लाइफ पर, बात होगी जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या अभी चल रहा है, आने वाले टाइम में हम क्या क्या देख सकते हैं। वी हैव मिस्टर अंकित जैन हियर इन द स्टूडियो, जो फाउंडर हैं पेपर एरिजोना के। ही इज आल्सो द ऑनररी ट्रेड कमिश्नर फॉर इंडिया ईयू ट्रेड काउंसिल। तो आज बात पूरी की पूरी होगी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। मिस्टर अंकित जैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन फॉर दिस पॉडकास्ट। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड सर। क्या मिलने वाला है आज के पॉडकास्ट में? थोड़ा सा तो ज्ञान मिलेगा, आपसे सीखना है और कुछ सिखाना है। एग्जैक्टली। और कुछ जनता को भी बताना है जो कि नई नई चीजें इनको अभी तक पता नहीं है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से दूर लेके जाना है। बहुत हो गया एस्ट्रोलॉजी, बहुत हो गया एस्ट्रोलॉजी। हम एक ही चीज कहते हैं यार, अब तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ो, एस्ट्रोलॉजर तो आपके अंदर बैठा है। तो आज आपको पेन पेपर लेके नहीं बैठना है, आज हम एस्ट्रोलॉजी पे भी डिस्कशन नहीं करने वाले, आज बात होगी देश की। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। Thank you. Mr. Ankit Jain, thank you so much for coming to our studio and thank you so much for accepting the invitation for this beautiful podcast. How are you? Absolutely good. In fact, it's my honor that we are shooting. Exactly. And in fact, I have done many podcasts where I am usually the host. Okay. तो बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई कवर करता है तो okay. और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रही है या जो सिचुएशंस चल रही है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ इसके बारे में टिप्पणी हो या कुछ डिस्कशंस किया जाए। एग्जैक्टली। अंकित सर, स्टार्टिंग में रशिया यूक्रेन हुआ, उसके बाद फिर इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर हुई, उसके बाद अब ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, यूएसए भी आ चुका है। आपको नहीं लग रहा कि हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा चुके हैं? वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सर। ओके। क्या किया है आज अमेरिका ने? सुपर पावर है और कितनी कितनी पावर चाहिए उसको। भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने पहले इराक, That's true, yes. वेनेजुएला,
अब आप ईरान बेसिकली मिसाइल अटैक्स अमेरिका पे नहीं हो रहा, अमेरिका इजराइल का कंधा इस्तेमाल कर रहा है अटैक्स के लिए। प्रॉब्लम कहां हो रही है? फेस कौन कर रहा है उस प्रॉब्लम को? फेस कर रहे हैं सिविलियंस, सिविलियंस ऑफ ईरान, इजराइल। फेस कौन कर रहा है? फेस कर रहा है बाकी देश, गल्फ कंट्रीज, इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। आज पूरा वर्ल्ड जब आपकी करतूतों की वजह से सफर करता है तो मैं उसको सुपर पावर कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकता। सुपर पावर वो होता है कि किसी को परेशानी ना आने दे। अरे भाई, ईरान अपने घर में बैठा हुआ है, उसका सुप्रीम लीडर अपने घर में बैठा हुआ है, आपको क्या जरूरत है उसको जाके मारने की? आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वो नहीं रखेगा न्यूक्लियर पावर? आप उसके फादर हैं, आप उसके ग्रैंडफादर हैं। ईरान में जो भी कुछ हुआ, हु इज अमेरिका टू डिक्टेट? और मैं तो बल्कि लोगों को एक चीज कहता हूं, इसके रिपरकशंस बहुत घातक होने वाले हैं। जो आज 9.5 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ना ईरान में, वो 9.5 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है, वो 9.5 करोड़ मिसाइल बना दी अमेरिका ने। एग्जैक्टली, यस। बल्कि मुझे तो आने वाले टाइम में ये तक घबराहट नजर आती है कि आने वाले टाइम में अगर कोई अमेरिकन अमेरिका से बाहर घूमने निकलेगा एज ए टूरिस्ट तो उसकी जान के लिए कितना खतरा है सर। सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिकन्स भी डोनाल्ड ट्रंप को लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रो अमेरिका है, पॉलिसीज प्रो अमेरिकन है। अब ऐसी पॉलिसीज आप ग्लोबली नहीं चलती, ऐसी पॉलिसीज आपको वर्ल्ड को साथ लेके चलना पड़ेगा। अंकित सर, रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मुझे सभी नेटो नेशंस की जरूरत है, सभी लोग आ जाइए, मेरा साथ बटाइए इस चीज में, और प्रो डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं वो। तो आपको नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनिशियली तो सब कुछ कर लिया अपने हिसाब से, अभी नाउ ही इज वांटिंग कि सबके सब आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं? लेकिन जब किसी की कमर टूटती है ना तो डॉक्टर के पास जाता है। और जो अमेरिका ने किया है उसकी दवाई नहीं है अभी उसके पास। उसने शुरुआत तो कर दी लेकिन खत्म करना अमेरिका के हाथ में नहीं है। ईरान को अंडर एस्टिमेट करना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी, जिसको कि पूरा वर्ल्ड देखेगा। मुझे तो शायद आपसे ये कहने में परेशानी नहीं हो ऑडियंस को अपनी या आप लोगों को कि मुझे तो अमेरिका बैकफुट पे नजर आता है। जी। जिस हिसाब से ये अभी हाल फिलहाल में अटैक्स बिल्कुल एस्केलेट हो चुके हैं मिडिल ईस्ट में या अमेरिकन बेसिस के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि ये वॉर 2-3 महीने से कम में रुकेगी। शायद हो सकता है कि 6 महीने भी चली जाए। देखिए, ईरान के पास ऑलरेडी अभी 2 साल का असला बारूद है। 2 साल। इसीलिए शायद अमेरिका ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। अब मिलिट्री पावर की अगर हम बात कर लेते हैं, मैं आपके लिए कुछ एक डेटा लेकर आया हूँ जी। तो ऑडियंस को भी आज तक ये नहीं पता कि भाई बात करते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, ईरान की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, हम मोसाद की बात करते हैं, इजराइल की मिलिट्री। तो डिफेंस बजट अगर हम अमेरिका की बात करते हैं $900 बिलियन, अच्छा खासा बजट होता है। Exactly, yes. चाइना का 1/3 है, $300 बिलियन। इंडिया का $81 बिलियन। ठीक है, हम लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से फिर भी अभी कम है, लेकिन बढ़ जाएगा। उसमें भी पेंशन वगैरह आ जाती है तो बहुत खराब कंडीशन बताते हैं इंडिया के बजट। इजराइल का सिर्फ $25 बिलियन। Oh my God. अब आप ये देखिए कि $25 बिलियन जिसका डिफेंस का बजट है, उससे ज्यादा तो आपने वहां पे डैमेज कर दिया। That's true, yes. डैमेज अमेरिका में नहीं हुआ, डैमेज इजराइल में हुआ है। एक्चुअली जो डैमेज होता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके सिविलियन। अरे लोग ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई कौन करेगा? छोटी सी पॉपुलेशन है वहां की। 1.3 मिलियन की मिलिट्री यूएस की। आप कंपैरिजन कर लीजिए इजराइल और ईरान से 170 के इजराइल और 610 के ईरान। तो ईरान और इजराइल, ईरान के पास into 4 times मिलिट्री है इजराइल से। into 4 times। ये तो डेटा बोलता है। न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास, हमारे पास दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ 164 वेपन न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका आज जो डिक्टेट करता है ना कि मोदी जी रशिया से ऑयल खरीद लीजिए, वो सिर्फ उसको एक फिगर याद आती है कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर 5200 की है।
दूसरी तरफ हम बात इंडिया की जब करते हैं 164, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। ये सारा एक प्रोपोगेंडा, एक रचा जा रहा है, एक कहते हैं ना कि एक वेब फसाना। मीडिया टोटली मैनेज्ड है, वर्ल्ड वाइड मीडिया, कि भाई ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा है या बना चुका, ये किसी को नहीं पता अभी तक। आपकी प्रेडिक्शंस क्या है? आपको लगता है ईरान ने बना लिया न्यूक्लियर पावर? सर अगर बना भी लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए। ओके, आप सॉवरेन नेशन है, दैट्स वेरी ट्रू। आपकी अथॉरिटी, आपको कौन रोक सकता है? आज इंडिया के पास अगर न्यूक्लियर पावर है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम न्यूक्लियर पावर पोखरण टेस्ट हुए थे। तो अगर हम अपने आप को ये सोचे कि अगर आज हम ईरान होते तो क्यों हम लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर पावर? बिल्कुल होना चाहिए। अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सिटीजन्स की डिफेंस के लिए जो पावर आपके पास होनी चाहिए वो जरूर कंट्री को अडॉप्ट करनी चाहिए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन्स हो। अब पूरे एपिसोड में देखिए अमेरिका कैसे फंस चुका है। अमेरिका का एक एक ड्रोन $15 मिलियन, $20 मिलियन, और उसके सस्ती कॉपीज ईरान ने। ईरान जैसे हम लोगों के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है ना कमोडिटीज की, अलग अलग आइटम्स की, ईरान के अंदर फैक्ट्रीज है मिसाइल बनाने की, वो सस्ते ड्रोन बना देते हैं। 1/90 द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन्स विच द अमेरिकन्स आर मेकिंग। इजराइल के पास वो, इजराइल और ईरान के पास वो मैन पावर है और वो टेक्नोलॉजी है कि इस कॉस्ट के ऊपर बना दे। अब दुनिया बात करती है कि आयरन डोम, इजराइल की टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। ईरान ने आयरन डोम बना दिया इसको, इजराइल का। तो टेक्नोलॉजी या डिफेंस सिस्टम किसका स्ट्रांग मानेंगे? मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसकी स्ट्रांग मानेंगे आप? इजराइल क्या, ईरान की? ऑफ कोर्स इस सिचुएशन की बात तो लगता है ईरान की। सर एक ईरान इजराइल पे भारी, पूरे मिडिल ईस्ट पे भारी। ट्रम्प साहब का चेहरा उतरा हुआ है। दैट्स वेरी ट्रू। जो एग्रेशन वॉर के शुरू के 5-6 दिन में नजर आता है ना, अब कंधे झुक गए हैं चलने में। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आ रहे हैं ना, तो ट्रम्प तो यूं हंसते हुए बात जब करते थे ना, अब मुझे डोनाल्ड ट्रम्प हारता हुआ नजर आता है इसमें पूरे एपिसोड में। एक स्टेटमेंट इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत वायरल हो रही है, ईरान इज नॉट वेनेजुएला। इज दैट ट्रू? 100% ट्रू। ईरान के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बोला, वो 9.5 करोड़ मिसाइल बन चुके हैं लोग। आपने उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया। सुप्रीम लीडर मतलब आप उसको भगवान मानते हैं ईरान। हालांकि बहुत सारी सोशल मीडिया पे क्लिप्स भी आई कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ईरान बिफोर 1979 एंड ईरान पोस्ट 1979। वो कम्युनिटी बहुत छोटी है। क्रिटिक्स तो हर कंट्री में होते हैं, क्रिटिक्स के हमारे इंडिया में नहीं है। We do have, yes. आज अगर हम लोग 150 CR की पॉपुलेशन है तो हमारे यहाँ पे भी क्रिटिक्स मिलेंगे, अगेंस्ट गवर्नमेंट वाले लोग मिलेंगे। 10%, 15% हमेशा रहते हैं। ऑपोजिशन तो हमें हमेशा रहता ही है ना, बट ईरान के अंदर कोई ऑपोजिशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के अंदर कोई ऑपोजिशन है, और वो लोग सड़क पे आ चुके हैं क्योंकि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इनके सुप्रीम लीडर, जिसको कि भगवान मानते हैं ये खामेनी, मार दिया। और ईरान ने अपना स्ट्रक्चर, टॉप स्ट्रक्चर ऐसे बना रखा है, 35 इंडिपेंडेंट इनके हेड्स हैं। अगर मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता कि जूनियर खामेनी ये भी मारा जाता है, तो 35 इंडिपेंडेंट लोग हैं, मिलिट्री हेड्स है, हु कैन टेक द डिसीजन एंड हु कैन डू एनीथिंग। वो बेसिकली पैरेलल एजेंसीज उन लोगों ने बना दी है अपनी। कमांडिंग अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं ना, कमांडिंग ऑफिसर्स 35 है वो। उनको स्टार्टिंग से सिखाया गया है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिचुएशन। अमेरिका के लिए ये सिचुएशन नहीं, नई सिचुएशन है कि मेरे को एक प्लॉटेड है कि मेरे को आई हैव टू डू अटैक ऑन ईरान। इजराइल का सारा लिया, इजराइल का कंधा तोड़ ही दिया उन्होंने। आज कितनी अफवाहें आ रही है, नेतन्याहू डेड। एग्जैक्टली, यस 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 यस। आपको क्या लगता है, डीप फेक है या फिर इन रियलिटी? मुझे तो 100% डीप फेक नजर आता है। भाई पहले तो रिंकल्स की बात करते हैं, तो रिंकल्स नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कंट्री को इतना ही जताना है कि ही इज अलाइव, व्हाई डोंट ही कम ऑन द लाइव मीडिया कॉन्फ्रेंस? एग्जैक्टली, लाइव, आप लाइव मीडिया के अंदर लाइव आ जाइए ना। क्या दिक्कत है आपको? जब आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए
क्लिप्स निकालते हैं, इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। और इस स्टेज के ऊपर इजराइल इज ट्राइंग टू प्रूव दैट ही इज अलाइव। अंकित सर, लेकिन ऐसे तो फिर अगर हम बात करें अली खमीनी की, तो वो भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ही इज आल्सो अलाइव। सर ऑलरेडी जो उनकी फैमिली है वो ऑलरेडी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है। और जिस हिसाब से हमने सब मीडिया के अंदर देखा कि जब आपकी गवर्नमेंट ही किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों के अंदर, मैं इस बात को खारिज करता हूँ। ठीक है। जो हमारे अली खामेनी है इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। तो गवर्नमेंट कोई भी अपने सुप्रीम लीडर के लिए ये गलत स्टेटमेंट नहीं देगी, कोई भी नहीं देगी उसको। उनको भगवान मानते हैं, जैसे हम मोदी जी को भगवान मानते हैं वैसे वो उनको भगवान मानते हैं। अंकित सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी पॉटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर अभी जो बाइडेन होते तो क्या पॉलिसीज एग्जैक्टली ऐसी रहती? सर जो बाइडेन तो मैं तो कहता हूं बॉडी डबल है। ओके। मुझे जो बाइडेन हाल फिलहाल में जो मैं इनको नोटिस कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ जो बाइडेन का। मैं कुछ टाइम से जो नोटिस कर रहा हूँ, जो उनकी हैंड की मूवमेंट्स है, द वे ही स्पीकिंग, द वे ही इज रिएक्टिंग, इज बेसिकली यू कैन से ह्यूमन रोबोट, ह्यूमनॉइड, जिसको हम कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। मुझे असली नजर नहीं आ रहे वो। कुछ क्लिप्स के अंदर तो ऐसा भी नजर आता है कि वो शायद अपनी आंखों को हल्का सा यूं करते हैं और सम ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई होते हैं। एग्जैक्टली, यस। और जो हैंड मूवमेंट्स है बड़ी शेकी मूवमेंट्स है। और रिएक्शन टाइम, जो यूजुअली एक इंसान का जो रिएक्शन टाइम होता है, वो रिएक्शन टाइम उनका बहुत कम है, जो एक ऑप्टिमम एक रिएक्शन टाइम होना चाहिए। सो ही इज नॉट ट्राइंग टू कोप विद द सिचुएशन कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो वो भूल जाते हैं कि रिसेंटली आई हैव शेक्ड हैंड विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये चीजें एक नॉर्मल इंसान से, जो कि एक 25 तक एक प्रेसिडेंट रहा हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और फिर मैंने कुछ तहकीकात करी, कुछ उनके पुराने स्पीचेस मैंने उठाई, ठीक है। और रिसेंट के अंदर जो उनका बिहेवियर मैंने जो देखा, तो काफी मेरे को जमीन आसमान का नजर आया। और देखिए ये सब चीजें जो हम हॉलीवुड मूवीज में जो देखते थे ना आज से 4 साल 5 साल पहले, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है भाई। जब हवा के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ सकता है या मिसाइल 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर जा सकती है, एक बॉडी डबल को बनाना तो बहुत मामूली सी बात है। मास की तो है। अंकित सर, जब हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो व्हाई ही इज सो अनप्रेडिक्टेबल? मतलब हमें जब लगा कि इलेक्शन के बाद हमें लगा कि प्रो इंडिया पॉलिसीज रहेंगी, जब डोनाल्ड ट्रंप की बात रही हमें लगा कि एटलीस्ट वॉर यूं ही नहीं छेड़ देंगे किसी भी देश के खिलाफ। उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। आपको क्या लगता है फ्यूचर में कहाँ दिख रहे हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप? हार नहीं जाएंगे? सर हार तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जब आदमी की तरक्की उसके दिमाग में चढ़ जाए ना, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उसकी जो स्टेटमेंट जब चालू होती है तो एक ही स्टेटमेंट है, वी आर सुपर पावर, वी आर नंबर 1। यस। जब आपकी तरक्की यहाँ पे पहुंच जाए ना दिमाग में, तो उसका पतन चालू हो जाता है, उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। और शायद यही एक चीज ऐसी है जो अमेरिका का डाउनफॉल बनेगा। इनका तो लोगो था प्रॉपर, इनका मेंशन करते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो ये तो देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो चीज समझ आती है। मैंने आपको क्या बोला कि तरक्की, ठीक है, या नंबर 1, नो वन इज परमानेंट। डोनाल्ड ट्रंप परमानेंट नहीं है ना। 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई ना कोई तो आएगा। तब तक अमेरिका शायद नंबर 1 नहीं। मुझे तो इनफैक्ट अगले 2 साल बाद अमेरिका नंबर 1 नजर नहीं आता। जो पॉलिसीज, जिस हिसाब से अमेरिका आगे बढ़ रहा है, और सुबह स्टेटमेंट कुछ, शाम को कुछ, शायद भूलने की बीमारी है डोनाल्ड ट्रंप को। उनको ये नहीं पता होता कि मैंने सुबह क्या बोला और शाम को क्या बोला। कभी टैरिफ 200%, कभी 50%, कभी 60%, कभी 20%, उनको पता ही नहीं होता कि 2 दिन पहले क्या। तो इसको डेमोक्रेसी में मैं कंसीडर नहीं करते। और लोग बहुत खुश नहीं है। आज आप सर्वे करा लीजिए, तो लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन जो रहा वो डोनाल्ड ट्रंप को चूज करना। अंकित सर, हम इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया और ईरान के टाइज को हमेशा पढ़ते थे, लेकिन आज हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि हमें चाइना और ईरान के टाइज के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आपको लगता है कि चाइना और ईरान की बहुत करीबी दोस्ती हो चुकी है? सर दोस्ती आज से नहीं है, दोस्ती बहुत पुरानी है।
आपको शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा कि चाइना में 80% ऑयल ईरान से होता है। 80% ऑयल, या ईरान का 80% ऑयल कह लीजिए कि चाइना के पास। अब जाता कैसे है वो भी समझ लीजिए। ईरान से मलेशिया, वहां पे रीलेबलिंग होती है कि ये ना पता लगे कि दिस ऑयल इज कमिंग फ्रॉम ईरान, और वो उसके बाद सीधा चाइना चला जाता है। और उसकी जो ट्रेडिंग जो होती है, जैसे हम आजकल बात करते हैं पेट्रो डॉलर, उसकी करेंसी रहती है युआन। ठीक है, आपस में एक बायलैटरल ट्रेड, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सिस्टम बन चुका है चाइना और ईरान का। भाई आपने ऑयल से की जो पेमेंट करी है, बेसिकली दे विल हैव टू स्पेंड द करेंसी युआन। तो अच्छे बायर्स है दोनों के दोनों, एक दूसरे की कमोडिटीज के, वो ऑयल का और वो अदर देन ऑयल। तो रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। कभी उन रिलेशंस को हाईलाइट नहीं किया है, कभी उस ट्रेड को हाईलाइट नहीं किया गया। और इसके अंदर जो बैकअप जो चल रहा है, हम जब कहते हैं ना कि 2 साल तक ईरान के पास असला बारूद है जी, तो इसके अंदर बैकअप जो है 100% चाइना इज अ स्ट्रांग बैकअप ऑफ ईरान। अंकित सर, ऐसा क्यों है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाइना के लिए ओपन है और इंडिया के लिए ओपन नहीं है? व्हाई इट्स लाइक दिस? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, भाई आपके पास ऑयल बना है, आपको ऑयल की शिप्स के लिए मनाही नहीं है। आप मंगाइए ना शिप, आपको डिक्लेयर करना है कि दिस इज बेसिकली एन इंडियन शिप। आप इस एपिसोड से देखिए क्या होगा कि इंडिया चाह के भी कभी ईरान की एंटी नहीं होता है। कितना एक माइंड गेम खेला गया है, कितना एक माइंड गेम है, लॉन्ग टर्म गेम कैसा खेला है। और अब ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो मैंने आपको बताया कि ये तो सिर्फ एक फेज है, अभी 2 फेजेस और आने बाकी है जो कि इससे भी ज्यादा वास्ट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से अमेरिका सबसे रिक्वेस्ट करता फिर रहा है ना, भीख मांगता फिर रहा है, नेटो प्लीज कम, माय एलाइज प्लीज कम, अदरवाइज आई विल शो यू। व्हाट शो यू? अरे आपको रहना भी तो चाहिए दिखाने के लिए। That's true, yes. आपका चेहरा दिख रहा है। बड़ा उदास सा कल मैंने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, बहुत उदास सा। मुझे लगता है सोया नहीं, जैसे हम लोग मिसाइल अटैक्स में सोए नहीं थे ना जी, मुझे लगता है सोए नहीं है। और कितनी जिंदगी रह गई आज ट्रम्प की, 10 साल 15 साल मैक्सिमम। कौन सी दवाई ले लेंगे भाई? इतनी सुपर पावर अगर है 200 साल जियो ना जी। मानता हूं तुम्हारे को सुपर पावर में, भगवान से ऊपर अपने आप को मानने लगे सुपर पावर। 6 महीने की गेम रह गई अमेरिका की, 6 महीने की। भाई हु इज अमेरिका? आप इंडिया को डिक्टेट करते हो। मुझे बहुत हल्की स्टेटमेंट लगी थी उस दिन, और मुझे इंडिया पे बहुत गुस्सा आया था कि उसकी रिपरकशन रिटेलिएट हमें करना चाहिए था। यस, आप इंडियन गवर्नमेंट को ये बोलेंगे कि नाउ यू कैन बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। भाई आप सॉवरेन कंट्री को ये चीज बोल रहे हो, सॉवरेन नेशन को एक चीज बोल रहे हो। exactly. आप डिक्टेटर हो चुके हो। ये तो इंडिया को ऐसे बोल रहे हैं जैसे बाप बेटे को बोलता है कि आपको ऐसा करना है। समय तो आएगा। देखिए मोदी जी है ना, उस समय पे रिएक्ट करते हैं, और वो आंखों से जब रिएक्ट कर देंगे ना, ये देखता रह जाएगा, सोचता रह जाएगा। इसके बाद जवाब नहीं होंगे अमेरिका के पास, ये क्या कर दिया। बहुत साइलेंटली इंडिया देखिए, इंडिया सेंसिटिविटी समझ रहा है सिचुएशन, बहुत साइलेंटली वॉच कर रहा है, बहुत साइलेंटली रिएक्ट कर रहा है। इस टाइम इंडिया के मुंह से निकली कोई भी स्टेटमेंट खतरे से खाली नहीं है। और रिलेशन अगर खराब करेंगे इंडिया के, तो वो अल्टीमेटली मीडिया खराब कर सकती है, क्योंकि मीडिया कुछ भी दिखा देती है। अंकित सर, आपको नहीं लगता कि चाइना इसमें बहुत बड़ा गेम प्ले कर सकता है कि यूएसए कंफ्यूज रहे और चाइना कर दे ताइवान पे जाके अटैक? कर दिया सर, परसों की बात है। हाँ, परसों की बात है। चाइनीज मिलिट्री ने ऑलरेडी घेराबंदी कर दी है, और कभी भी चालू हो सकती है चीजें, कभी भी चालू हो जाएगी। आपको लगता है नॉर्थ कोरिया भी कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर रहा है बड़ा? डाउटफुल है सर, डाउटफुल है। देखिए जो शेर धाड़ते हैं ना, वो वार नहीं कर सकते, तो ये धाड़ने वाले हल्की फुल्की एस्केलेशंस हुई हैं, लेकिन करिए अभी जापान के ऊपर कुछ, साउथ कोरिया को लेके थोड़ा ठीक है, छोटी मोटी चीजें। देखिए पिक्चर में बने रहने के लिए ना, वो इन्फ्लुएंसर है। तो इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? वो अपने आप को शो करेगा कि भाई, वो इन्फ्लुएंसर अपने कपड़े दिखाता है, वो अपनी मिसाइल्स दिखाता है, वो अपनी ताकत, वो अपने शूज दिखाता है, वो अपने बॉम्ब्स दिखाता है। आप कौन सा एक तरीका है कि
ये नॉर्थ कोरिया का जो हमारे मोटू साहब है, वो ये दिखा रहे हैं कि मोटू साहब हाँ ठीक है भाई, जीन्स तो पहनना देखिए वहाँ पे अलाउड नहीं है, Allowed आप और हम नहीं है। जैसे तो जा ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल टू गो, यस। तो एक्सट्रीम कम्युनिस्ट कह लो आप, एक्सट्रीम 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 टू एक्सट्रीम। इंटरनेट सर्फिंग वहाँ पे अलाउड नहीं है, जीन्स पहन नहीं सकते, कटिंग भी बालों की आपको पर्टिकुलरली किसी शख्स को मीडिया में बड़ा फेमस चल रही है रील, किसी शख्स को नींद आ गई तो वो अपने सेक्रेटरी से कह रहा है कि इसको मगरमच्छ के पास डाल दो। जहाँ की जनता को अगर जो चीफ है कीड़े मकोड़े अगर ट्रीट करे, और फिर हम अपने देश को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे देश में आज़ादी नहीं है। हाउ सैड इट इज। अंकित सर, इस पूरे गेम में मुझे ऐसा लगता है कि रशिया इज द विनर। रशिया सर मैं चाइना को विनर मानता हूं। चाइना को मानते हैं, अल्टीमेटली चाइना विनर है। रशिया सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं, बट चाइना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर या बजट या जो माइंड है या जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है, उतनी शायद रशिया की। अगर रशिया इतना बड़ा विनर होता ना, तो यूक्रेन बेचारा इतना छोटा सा, आज देखिए ना 4 साल हो गए और अभी तक फाइट बैक कर रहे। वो कहते हैं ना, एक चींटी और एक हाथी, एक चींटी ने एक हाथी के नाक में अगर दम कर दिया, तो कहाँ हम कंपैरिजन करेंगे चाइना, इंडिया और रशिया की। एग्जैक्टली, यस। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया कहीं आसपास भी हो इफ यू कंपेयर रशिया एंड चाइना। चाइना तो मैं आज भी नंबर 1 मानता हूँ। देखिए हाइप आउट क्रिएट कर रखा है अमेरिका ने, तो वी आर नंबर 1। जब आप, वो सीधी सी बात है, जब आप सीधा सोचने लग जाए ना वी आर नंबर 1, वो कहता है भाई सर पे चढ़ चुकी है। तो अंकित सर ऐसे कहते हैं कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशियंस। एशियंस की सेंचुरी है। इस एशियंस की सेंचुरी में हमें पता है कि चाइना तो आगे आएगा, लेकिन ये जो विश्व गुरु को टैग दिया गया है भारत के बारे में, हम कहाँ रहेंगे इसमें? 100% आगे रहेंगे, 100%। देखिए चार सुपर पावर, चाइना नंबर 1, रशिया, तीसरा नंबर इंडिया। कोई नहीं रोक सकता सुपर पावर बनने से। और इसका सारा करता धरता जो है वो अमेरिका है। अगर आज ही अमेरिका में डिस्टर्बेंस नहीं होती तो शायद हम सुपर पावर बनने की तरफ नहीं। हाल फिलहाल में अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने यह भी कहा कि हम इंडिया को चाइना बनने नहीं देंगे। हु इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू कमेंट ऑन इंडिया लाइक दिस? और इसके बाद भी इंडिया के बहुत बड़े डिग्निटरीज की मैं बात करूं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की बात करूं, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता सर। हम चुप हो जाते हैं। ठीक है सर, हमारे को चाइना बनना भी नहीं, हम इंडिया में खुश है, हमें किस लिए चाइना बनना? और वो कुछ भी बकते रहते, ठीक है, उनका काम है बकना। तो बक रहे हैं तो बकने दीजिए। हमें सिखाया गया है ना, थोड़ी बहुत चीजें तो सिखाई गई है। कोई गाली बक रहा है तो बकने दो। और चाइना कौन सा खराब हो गया? सुपर पावर है। चाइना नहीं बनने देंगे कि क्या मतलब है? आप उसको पॉजिटिव ले लीजिए ना। That's true, yes. हमने उसको पॉजिटिव लिया। चाइना में क्या कमी है? आज आप अपनी ट्रेड देखिए ना, चाइना से कितनी है। आप डेटा निकालिए कि आपकी डिपेंडेंसी चाइना से कितनी है। चाइना नहीं बनने देंगे का क्या मतलब है? चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है। चाइना के पास टेक्नोलॉजिकली ही वेरी एडवांस। चाइना की मिलिट्री देख लीजिए, हम लोगों से बड़ी मिलिट्री है। चाइना का न्यूक्लियर देख लीजिए, चाइना के पास गोल्ड देख लीजिए, चाइना के पास मेटल देख लीजिए। तो चाइना ने कैसे नहीं बनने देंगे? अंकित सर, 2047 तक विकसित भारत का हमने टारगेट लिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हर जगह कहते हैं। आपको लगता है 2047 तक भारत विकसित भारत हो जाएगा? मुझे तो लगता है 2 साल वॉर खिंचवा दीजिए, 2047 की जगह तो मुझे लगता है कि 2030 तक तो विकसित भारत बन जाएगा। देखिए सब कुछ ट्रम्प के हाथ में है। विकसित भारत को बनने के लिए भी ट्रम्प का देखिए, जिसने बिगाड़ा है बना के तो हो ही जाएगा। तो विकसित भारत का हम लोगों ने तो आदत रही है हम लोग कि हम अपनी डेडलाइंस को थोड़ा सा बढ़ा के बताते हैं, और बढ़ा के उससे बिफोर डेडलाइन कंप्लीशन की आदत रही है। तो इसलिए 2047 बना दिया। तो हो सकता है 2030 2035 तक ही बन जाए। सारी चीजें डिपेंड करेगी अमेरिका की पॉलिसीज। बट उसका क्राइटेरिया क्या होगा? उसका क्राइटेरिया जीडीपी होगा, इस देश की हैप्पीनेस होगी? सर हैप्पीनेस तो पहले चाहिए, जीडीपी तो बहुत सेकेंडरी में मानता हूँ। दैट्स ट्रू। भाई पहले आपकी पॉपुलेशन हैप्पी वर्कफोर्स को प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बोला जाता है, या हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स बोला जाता है। तो प्रोडक्टिव वर्कर्स को हैप्पी वर्कर्स मैं नहीं मानता। वो अमेरिका की पॉलिसी है। वहाँ आर्ली बेस चलता है, डेली बेस चलता है, हमारे यहाँ मंथली चलता है। अगर आपके पास ये पावर होती कि आप देश के बड़े डिसीजन ले सकते हैं, तो इस देश के ऐसे क्या बड़े डिसीजन लेते जो आपको लगता है कि इमीडिएटली हमें लेनी चाहिए?
सर मैं डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करता। आज ये $81 बिलियन का जो बजट है ना, शायद ये बजट ये समय आ चुका है कि ये बजट को डबल किया जाए। और जितने हमारे पास 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, शायद मैं अमेरिका से ज़्यादा, क्योंकि देख लिए कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले टाइम में। आज जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड की नज़र भारत पे है, और अमेरिका तो शुरू से सन की खोपड़ी रहा ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 2 साल बाद अमेरिका सीधा बोल दे कि मेरा तो नेक्स्ट टारगेट इंडिया है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, तो हमें आपको एक रेडी होना पड़ेगा हम लोगों को टू फाइट। देखिए हम लोग ना वार नहीं करते, बट अपने आप को डिफेंड तो करना है। आज ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने अपने आप को डिफेंड किया, स्टार्ट नहीं किया, और देखिए हक बनता है और बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा है। अच्छा अंकित सर, ईरान को रिटेलिएट करने की पूरी पावर है, करना भी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता अगर ईरान को रिटेलिएट करना था तो सिर्फ इजराइल को लेकर करते? उसने पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर लिया। क्या रीजन था, क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए मिडिल ईस्ट को ईरान डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। मुस्लिम कम्युनिटी है, हमेशा साथ दिया ईरान का, एंटी नहीं है। साथ देना मतलब एंटी नहीं है। यूएस ने अपने बेसिस बनाए, ठीक है, कतर, कुवैत, सऊदी, यूएई, अभी यूएस की बेसिस है, और वो बेसिस भी बहुत वास्ट बेस बने हुए हैं यूएस के। अब एक बेस पे 10-10 हज़ार एम्प्लॉइज, मिलिट्री मेंस एम्प्लॉइज कह लीजिए यूएस के, 10 से 15 हज़ार औसतन इनके मिलिट्री मेंस एम्प्लॉइज वहाँ पे रहते हैं। तो उनका टारगेट ईरान के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं वो उन बेसिस से हो रहे हैं, ठीक है। और अभी कल की बात है, परसों की बात है, कि जूनियर खामेनी ने एक स्टेटमेंट दी है कि जितने भी बेसिस हैं यूएस के, इसको बंद किया जाए। देखिए वो बेसिस सेटअप इसलिए हुए थे कि इन देशों की डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो। देखभाल कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। आज प्रॉपर तरीके से इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही मिसाइल्स। अगर कुवैत के ऊपर 150 मिसाइल गिरी है, 10 मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, तो ऐसा कौन सा आपका सिस्टम आ गया, डिफेंस सिस्टम? और टोटल ये जो बेसिकली जो डील है, ये सारी की सारी पेट्रो डॉलर। देखिए शुरू से मिडिल ईस्ट को तो शुरू से बोला जाता है फाइनेंसर। ऑयल बहुत है, काम करना नहीं है, उनका बेसिक काम रहा है फाइनेंसिंग। वर्ल्ड वाइड जितनी फाइनेंसिंग चलती है, जैसे हम पहले बात करते हैं लाइबर टाइबर की, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट उभरा। मिडिल ईस्ट ने बोला वी विल गोइंग टू फाइनेंस, और मुझे इसका फ्यूचर खतरे नजर आता है। अंकित सर, जो अफगानिस्तान में हुआ, यानी कि जो यूएसए ने एक कहते हैं कि ब्लंडर रहा अफगानिस्तान को लेकर, क्या हम कह सकते हैं ईरान को लेकर भी सेम होने वाली है कंडीशंस? देखिए ईरान इसका बाप है, ईरान इससे नहीं दबेगा, और वो ये चीज ट्रंप के चेहरे पे झलकती है। शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैं फिर ये एक बार और रिपीट करता हूँ, 9.5 करोड़ मिसाइल है, 9.5 करोड़ आदमी नहीं, 9.5 करोड़ मिसाइल है। उनको स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ाई गई है, और ईरान 20 साल से रेडी है इस सिचुएशन के लिए। उसको पता था। आज अब देखिए एक वीडियो जारी होती है, वो अपनी मिसाइल का पूरा जखीरा दिखाता है। That's true, yes. We've seen the video recently. अंडरग्राउंड पूरा शहर बसा दिया मिसाइल्स का। एक दिन के अंदर 300 से 400 मिसाइलें बनती है ईरान के अंदर। इनके पास इतनी इंटरसेप्शन है, इतने डोम्स नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट कर सके। अपर हैंड किसका हुआ? अपर हैंड ईरान का हुआ। अगले 2 साल तक ईरान को कमी नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूसली लड़ाई चले 2 साल तक ईरान हारेगा। यूएसए एक ईरान को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाता था। वो कहता था कि यहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती। जब हम बात करें एक स्कूल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिसाइल का अटैक हुआ तो उसमें बहुत सारी बच्चियां शहीद हुई। बात सिर्फ इतनी है कि अगर यूएसए को लगता है कि एजुकेशन नहीं होती, वहां तो एजुकेशन हो रही थी। आपको नहीं लगता एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक ऐसी तरीके से बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही सब कुछ है और ईरान में कुछ नहीं हो रहा है? सर ट्रंप अपना कैलिफोर्निया तो देखता नहीं, न्यूयॉर्क देखिए ना जाके। आज स्ट्रीट्स पे आप निकल जाइए, लोग ड्रग्स के अंदर
इंजेक्शन लेते हुए सड़कों पे पड़े हुए हैं। आप ईरान जाके देखिए, ईरान में तो ऐसा नहीं है। ईरान में पिछले 2 दशक में लेडीज को जो एजुकेशन जो मिली है, कॉन्वेंट स्कूल्स खुल गए हैं, शायद अमेरिका से ज्यादा पढ़ ली, अमेरिका से ज्यादा पढ़ लिए होंगे। आज अमेरिका की तरह ईरान के अंदर कोई ड्रग्स लेके सड़कों पे नहीं पड़ा रहता। आपको पता है अमेरिका का ड्रग कल्चर? आप कंपैरिजन कीजिए ना, किस ग्राउंड के ऊपर आपने अगर एजुकेशन दी है तो आप इसको ड्रग्स को खत्म कीजिए ना। आपने अभी हाल फिलहाल एक मैक्सिको को सबसे बड़ा ड्रग डीलर पकड़ लिया अमेरिका ने। जो कंट्री ड्रगिस्ट को नहीं रोक सकती, ड्रग्स को नहीं रोक सकती, वो दूसरे की एजुकेशन की बात करता है। उसको शर्म आनी चाहिए इस चीज का। हम लोगों को शर्म आती थी न्यूयॉर्क में चलते हुए, हम लोगों को शर्म आती थी कैलिफोर्निया में चलते हुए, कि सारे के सारे सड़कें भरी पड़ी है ड्रगिस्ट से, लोगों को पता ही नहीं। ज़ॉम्बीज होती है ना, ज़ॉम्बीज जो मूवीज में देखते हैं, जीते जागते ज़ॉम्बीज है। लोग जाए ना अमेरिका, देखकर आए, और लोग जाए ईरान। मेरा भी ये मानना था शायद ईरान गलत है, लेकिन जब मेरा इन कंट्रीज में जाना आना चालू हुआ, जब मैंने लोग देखे, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ। और यही एक चीज थी जो कि मीडिया गलत तरीके से कन्वे करती है। देखिए, मीडिया आपको वो दिखाती है जो उसको दिखाना है, या जो उसको बताया जा रहा है कि आप ये चीज दिखाइए। हमें बचपन से सिखाया जाता ना, इंडिया और पाकिस्तान ये कट्टर दुश्मन है। अब इंडिया से बाहर चले जाइए, गाड़ी पाकिस्तानी चला रहा है, इंडियन पीछे बैठा है। अगर इतने कट्टर दुश्मन है तो गाड़ी डाले ना खाई के अंदर। आप यूएई चले जाइए, एक ही फ्लैट के अंदर बांग्लादेशी भी रह रहा है, पाकिस्तानी भी रह रहा है, इंडियन भी रह रहा है, आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये प्रोपोगेंडा है सारा का सारा। अंकित सर, ये जो इजराइल वर्सेस ईरान अभी चल रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो इंडियन मीडिया इस तरीके से कहीं ना कहीं दिखाता है कि वी आर प्रो इजराइल। आपको क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है इस चीज पर लेकर, और आपका पर्सनल इस पर क्या ओपिनियन है? सर, मीडिया की बेवकूफी है अगर ये दिखा रहा है तो। अगर इंडिया प्रो इजराइल होता तो शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हम लोगों की 2 शिप आती ना। देखिए, इंडिया बहुत क्लियर है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस वॉर, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस वॉर। इंडिया वेट एंड वॉच कर रहा है, क्योंकि इंडिया इसमें कुछ कर नहीं सकता। देखिए, अमेरिका अगेंस्ट जा नहीं सकता, अमेरिका के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट जा नहीं सकता। अभी रिसेंटली मोदी जी जाके आए और रिलेशंस अच्छे हैं। और ईरान के अगेंस्ट जाएंगे, अरे भाई, आपका 60-70% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो आप तो बीच में अटक गए हैं। आपकी एक स्टेटमेंट आपके रिलेशन खराब कर सकती है, और ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत सूझबूझ से कर रही है, और ऐसी सिचुएशन को इसी तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। कई बार जब आदमी को कुछ चीज समझ नहीं आए तो उसको साइलेंट हो जाना चाहिए, और आपने किसी भी बड़े लीडर की स्टेटमेंट हाल फिलहाल में नहीं देखी। ये लोग सबसे बात कर रहे हैं, ये लोग इजराइल से भी बात कर रहे हैं, ये लोग अरागची जो अपना ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान, सबसे बात कर रहे हैं। भाई, एक घर में लड़ाई है तो आप सारे मेंबर से बात कीजिए ना। तो वर्ल्ड लड़ाई खेल रहा है, सबसे बात कर रहे हैं। अंकित सर, आपको नहीं लगता कि यूएसए ने इंडिया का यूज किया, और इस वजह से क्या हुआ, हमारी चाबार पोर्ट को लेकर भी जो चीजें थी वो खराब हो गई, ईरान के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गई। ईरान वो देश है जिसके साथ हमारे कल्चरल टाइज बहुत पहले से रहे, शायद इजराइल से भी ज्यादा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यूएसए के चक्कर में हमने ईरान से दोस्ती खराब कर ली? देखिए, दोस्ती खराब नहीं है, अब समय आ चुका है कि दोबारा दोस्ती बन जाएगी। ओके। अमेरिका जैसे जैसे बैकफुट पे आता जा रहा है, ईरान की ब्रांडिंग और स्ट्रांग होती जा रही है। वर्ल्ड देख रहा है कि जो आदमी अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है, अमेरिका से ऊपर जा सकता है। वर्ल्ड को तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि एक भी मिसाइल अटैक इजराइल पे हो जाएगा। अरे, जो इजराइल वर्ल्ड को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता हो, उस पर अगर अटैक्स हो रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, वॉरहेड्स देखिए आप उसके, क्लस्टर मिसाइल्स, सोची भी नहीं होगी लोगों ने। देखिए, अभी सेजल मिसाइल छोड़ी है इसने 2 दिन पहले, उसकी स्पीड, इंटेंसिटी अमेरिका भी देखता है। तो देखिए, यूएस की तो हमेशा एक ही पॉलिसी रही है, डिवाइड, रूल एंड फाइट। मैं पावरफुल हूं, हमेशा जताता है। हर स्टेटमेंट ट्रम्प की बहुत इगोइस्टिक स्टेटमेंट होती है। इनफैक्ट रिपोर्टर्स को भी बोल देता है वो, तो आज आप अगर इंटरव्यू लेने चले जाए, वो तो रिपोर्टर्स को बोलता था, यू आर यूजलेस, योर चैनल इज ऑफ नो यूज।
You don't- पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज बताते हैं, हाँ। दैट्स वेरी ट्रू। अभी हाल फिलहाल में एक लेडी रिपोर्टर है, बुरके में आई थी, उसको उन्होंने बहुत बहुत अपशब्द बोले, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए। तो अमेरिका को ट्रंप लेके दबा देगा। ग्रेट अगेन की जो बात कर रहे थे वो वर्स्ट अगेन की बात हो सकती है शायद। वर्स्ट अगेन तो हो चुका है अमेरिका। आपको इस चीज का अधिकार नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में किसी के सुप्रीम लीडर को मारें। आप सुपर पावर होंगे, अपने घर पे रहिए। इंडिया ने अली खमीनी की डेथ के बाद या कहें कि असैसिनेशन के बाद एक हफ्ता क्यों लगा दिया राष्ट्रीय शोक बताने के लिए? शायद थोड़ा पहले कर देना 5 दिन लग गए। वेट एंड वॉच का सिनेरियो था कि सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करना। तो जब देखा कि भाई ये मैटर ये इजीली दबने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक सीधी सी एक पॉलिसी बना ली, हम लोग सबके साथ हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं। आज इंडिया ना अमेरिका के अगेंस्ट है, ना ईरान के अगेंस्ट है, ना इसराइल के अगेंस्ट है, सबसे बात करता है। इंडिया न्यूट्रल है। आपको रियल में लगता है इंडिया न्यूट्रल है? मुझे अंदर से ये लगता है कि शायद इंडिया ईरान के साथ है। इंडिया ईरान के साथ? ईरान के साथ। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। और ईरान के साथ अगर इंडिया रहेगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बेनिफिट इंडिया का ही होगा। देखिए, अमेरिका के साथ जो रहेगा ना, उसका तो अल्टीमेटली पता नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं ईरान का साथ देना मतलब इजराइल के खिलाफ हो जाना? देखिए, मुझे जैसे अभी र्यूमर्स जो आ रही है नेतन्याहू डेड, मुझे तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी लगता है कि ईरान और इजराइल शायद हो सकता है अगले साल साथ ही एलाइज हो जाए। देखिए, वॉर जब चीज आपको समझ आ जाती है ना कि आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई है, तो एक सिनेरियो, एक सिचुएशन या एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके पास कॉम्प्रोमाइज या नेगोशिएशन के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन, और अल्टीमेटली ईरान और इजराइल की इनकी नेगोशिएशंस होगी। अमेरिका तो ईगो में रहता ही है, आपको पता ही है, उसका कुछ हो नहीं सकता। और आने वाली उभरती जो सुपर पावर मेरे को नजर जो आती है, चाइना, रशिया, इंडिया। अंकित सर, एक 1984 बुक थी जॉर्ज ऑरवेल की, उसमें बताते हैं एक स्टेटमेंट कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। वो बिग ब्रदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कह सकते हैं? अभी फिलहाल तो स्मॉल ब्रदर ये पपेट नजर आता है मेरे को। मेरे को तो कई बार, अभी मैं ऑडियंस के लिए भाई, हो सकता है कि मेरे को क्रिटिसाइज भी हो, मैं परसों मैकडोनल्ड के सामने से नजर जा रहा था तो मेरे को पता नहीं एकदम से क्या हुआ, एकदम से ब्लाइंडनेस सी एकदम से हो गई आईज के सामने। मेरे को वो जो बाहर मुझे ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है वो। अब इसके ऊपर मुझे हो सकता है कि बड़ा, मैंने घर वालों को भी आके बताया मैंने कहा आज मैंने मैकडोनल्ड्स के बाहर डोनाल्ड ट्रंप को देखा। अरे यू आर मैड। अरे यार, आपकी वजह से कितने टूरिस्ट सफर कर रहा है। That's true, yes. आपकी वजह से एक सिविलियन, एक लोकल, एक टूरिस्ट को क्या मतलब है आप लोगों से? ईरान में लोग परेशान है या नहीं है, आप तो चौधरी है ना, तो आप संभालिए। अब आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना ही पड़ेगा। मैं अगर मिडिल ईस्ट में फंसा तो मेरे को डोनाल्ड ट्रंप आके निकाल के नहीं गया, मेरी गवर्नमेंट ने ही बाहर निकाला है। तो मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं है। और आज जितनी क्राइसिस हो रही है, आज अब रेस्टोरेंट बिजनेस आप देखते हैं, ये कमर्शियल गैस नहीं है, जो भी शॉर्टेज हो रही है टेम्परेरी है ये। हालांकि हमें पता है कि भाई मोदी जी के राज के अंदर कोई भी चीज शॉर्ट नहीं हो सकती। आज कोविड जैसी आपदा को हम लोगों ने बहुत सूझबूझ के, बहुत तरीके से हैंडल किया है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, तो मोदी जी चुटकियों के अंदर ठीक कर देंगे। अगर हम एलपीजी क्राइसिस की बात करें तो इंडिया में, यू वोंट बिलीव, आजकल सिलेंडर्स 5000 रुपीज तक भी ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। इंडिया को कहते हैं कि हम आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना। ब्लैक मार्केटिंग करके अगर किसी चीज का प्राइस कम अमाउंट का है, आपने उसका इतना अमाउंट बना दिया, इस देश में डर का माहौल फैल जाएगा। सर, यही चीज ऐसी है जो कि हम लोगों को किताबों में नहीं सिखाई जाती। जो कहते हैं ना आपदा में अवसर। पुलवामा में अटैक हुआ, कश्मीर में अटैक हुआ, एयरलाइंस के प्राइजेस जो 10,000 की जो टिकट्स थी वो 80-80 हज़ार, 1-1 लाख। तो हम लोगों को ना इस सिचुएशन के अंदर टैकल करना या ओवरकम करना नहीं सिखाया जाता। हम लोगों को हमेशा, हिंदुस्तानियों को हमेशा बिजनेस सिखाया जाता है।
मिडिल ईस्ट के लोगों को ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है, एथिक्स सिखाई जाती है। क्या कह सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट ने एक साथ मिलके इसको रिएक्ट किया इस वॉर को, और सब साथ में मिलके बात कर रहे हैं? बिल्कुल साथ में मिलकर बात। देखिए, सिविलियन अटैक नहीं हुए मिडिल ईस्ट के अंदर, सिविलियन बिल्डिंग्स पे अटैक्स नहीं हुए। जो भी आप देख रहे हैं, जो छोटे मोटे जो अटैक्स हैं, वो मिसाइल इंटरसेप्शन के दौरान। भाई मिसाइल यूएस बेस की तरफ जा रही है, इंटरसेप्ट होगी। इंटरसेप्ट कौन करता है? इंटरसेप्ट तो इनके डिफेंस सिस्टम, जो यूएस के जो डिफेंस सिस्टम यहाँ पे मिडिल ईस्ट में लगे हुए हैं, वो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल। तो मिसाइल नीचे डेब्रिस अगर गिरता है, वो किसी बिल्डिंग पे गिर गया तो डैमेज हो गया। मेजर जो प्रॉब्लम जो आ चुकी है, मैं आपको बताता हूँ। 3rd of March मैं कतर में, रिफ्ट ऑफशोर से लोग रिफ्ट के अंदर जो लोग बेसिकली जो वहां पे जो काम करते हैं ऑफशोर पे, उन लोगों को वहां से बुला के होटल के अंदर एकोमोडेट किया गया। तो ये जो एक्सट्रैक्शन यूनिट्स जो होती है, बड़ी बड़ी शिप्स जो होती है, इनको एक बार रीस्टार्ट करने का, ये इनफैक्ट कोविड के दौरान भी बंद नहीं हुई थी, इनको एक बार रीस्टार्ट करने का जो एक्सपेंस आता है, दैट इज मोर देन 100 crores। भाई सब कुछ करता धरता तो इनकी एक ही है, मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। इंडिया में अभी एलपीजी को लेकर क्राइसिस चल रहा है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, और इन्फ्लेशन की बात करूं या पीएनजी की बात करूं या बाकी फॉर दैट मैटर ऑयल की भी बात करूं, तो कंडीशन खराब होने वाली है? हो सकती है सर, हो सकती है। इनको इंडियंस को एक चीज सोच लेनी चाहिए कि भाई आप जितना ट्रेडिशनल मेथड पे आप चले जाएंगे खाना बनाने के, पहले हम लोगों के हांडी में खाना बनता था, आप तीन बार की जगह एक बार आप खाना बना के रखिए। और अब तो वैसे भी वर्ल्ड वाइड इंडक्शन आ गए, हमारे इंडिया के अंदर भरपूर इलेक्ट्रिसिटी है, यूज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी का, इंडक्शन यूज कीजिए आप। भाई गैसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, आप यूके जाइए तो ऑल इलेक्ट्रिक गैसेस। तो अपने आप को कहीं ना कहीं अपग्रेड करने का, या अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का, या अपनी जनता को कुछ एडिशनल सिखाने का। आपदा में अवसर तो हम लोग बिजनेसमैन ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आपदा में अपने आप को अपग्रेडेशन, मैं आपदा में अपग्रेडेशन बोलता हूँ, वो ये हम लोगों को मौका सिखा देता है। जैसे हम लोगों ने एक पेशेंस सीखी थी ना कोविड के दौरान, घर में रहना, पेशेंस। आपने देखा होगा कि सब कुछ बहुत ग्रीन हो गया था अचानक से। तो हर चीज के अंदर मेरे हिसाब से पॉजिटिव सोचना चाहिए। और मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो ये होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कि कोविड के दौरान, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बहुत सारे अगर बोलेंगे तो मैं दे दूंगा, कोविड के दौरान जिन लोगों ने गलत रूप से पैसे कमाए हैं, उससे 100 गुना पैसे वो लोग देके गए हैं वापसी अगले 2 साल के अंदर। तो आप किसी की मजबूरी के अंदर पैसे ना कमाइए, वो पैसा कभी भी जिंदगी में आपको फबेगा नहीं। अंकित सर, मिडिल ईस्ट की अथॉरिटीज की बहुत तारीफ हुई इस चीज में कि उन्होंने जब भी लड़ाई चली तो उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया भी, लोग भी समझदार थे। अगर सिचुएशन इन फ्यूचर इंडिया में ऐसी आन पड़ी, तो आपको लगता है कि इंडिया की जो सिविक सेंस है, इंडिया के जो लोग हैं, वो इतने समझदार हैं कि इससे मैनेज कर लेंगे? नहीं कर सकते सर। देखिए, गवर्नमेंट सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, बट यहाँ के लोग ना बहुत जल्दी एक तो पैनिक हो जाते हैं। दूसरी, जैसे सिविक सेंस यहाँ पे हम लोगों को बचपन से सिखाई नहीं जाती। उन लोगों को नर्सरी से सिखाई जाती है एनवायरनमेंट क्या है, आपको क्लीनिनेस के बारे में, और इन सिचुएशंस की ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि हम लोगों के यहाँ मिसिंग है। हम लोगों को मात्र एक किताबी कीड़ा बना के छोड़ दिया जाता है कि आपके 90% या 95% मार्क्स आए, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। हम लोगों को ये नहीं बताया जाता कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना है आपको, या आपको एक एथिकल सिटीजन भी बनना है। आज BMW के लोग या मर्सिडीज के लोग गेट खोलते हैं और नीचे सामान फेंक देते हैं, तो क्या उनके पास एजुकेशन की कमी है? हाई क्लास एजुकेशन ले रखे हैं उन लोगों के माँ बाप उनको बिल्कुल टॉप मोस्ट स्कूल्स के अंदर, लेकिन रात के टाइम काठी कबाब खाया और नीचे प्लेट फेंक गए। ये है सिविक सेंस यहाँ पे लोगों की। और एग्रेशन 7वें आसमान पे। तो जब एग्रेशन, सिविक सेंस आप लोगों की जीरो हो जाती है, तो गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो जगह जगह डस्टबिन लगा देगी, लेकिन लोग आते हैं उस डस्टबिन को उखाड़ के ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाहिए, एथिकल सिटीजन बनाना चाहिए, और एनवायरनमेंट से प्यार करने वाला सिटीजन बनाना चाहिए। जितना आप एनवायरनमेंट से प्यार करेंगे, उतना ही एनवायरनमेंट आपको प्यार करेगा। अंकित सर, हाल फिलहाल में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर हुआ।
पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया क्या कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे इंडियन मीडिया का बहुत क्रिटिसिज्म आया। मैं सिर्फ आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन फ्यूचर कोई वॉर सिनेरियो अगर इंडिया का किसी देश के साथ बनता है, तो इंडियन मीडिया को किस तरीके से चीजें दिखानी चाहिए? वॉर स्टार्ट कराने वाली ही मीडिया रहेगी सर। हम्म, यहाँ मीडिया को इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी दे दी गई है हम्म, कि वो ओवरनाइट किसी भी आदमी को टॉप पे चढ़ा देती है और किसी को भी नीचे गिरा देती है। हम्म, इसलिए शायद बाहर के देश इसको गोदी मीडिया भी बोलते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हम लोगों को क्या बोलना है, क्या करना है। हम्म, आपको मीडिया की अथॉरिटी हम्म, डिफाइन करनी चाहिए। मीडिया कुछ चीजें ऐसी ऐसी दिखा देती है जो कि मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए। हम्म, और मैं तो एक चीज और बोलता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट से बड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन कंट्रीज की सिक्योरिटी वॉल, आईटी सिक्योरिटी वॉल बहुत स्ट्रांग है। हम्म, हम लोग चाइना को बड़े क्रिटिसाइज करते हैं। मैं लोगों से एक ही विनती कहता हूँ कि जो भी क्रिटिसाइज करते हैं चाइना को, एक बार आप चाइना में जाइए, चाइना का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम देखिए, चाइना की आप आईटी सिक्योरिटी वॉल देखिए। चाइना के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज इन चाइना without their approval, without their authority, it cannot travel outside China. This is what is called a security wall. मैं security wall वो कह रहा हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन आपकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती, इसको कंट्री की सिक्योरिटी वॉल बोलते हैं। और अब समय आ चुका है कि इंडिया अपनी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वॉल बनाए। अगर आज ईरान के पास सिक्योरिटी वॉल होती तो शायद अली खेमेनी जिंदा होते हैं। ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। हम कमियां निकालते हैं ना, ईरान की सबसे बड़ी कमी रह गई थी सिक्योरिटी वॉल की। सब कुछ बना लिया, एक सिक्योरिटी वॉल नहीं बना पाए। आपने 3000, 5000, 50,000 मिसाइलें से क्या होगा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओ। और अब आने वाले टाइम का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सबसे स्ट्रांग इस टाइम चाइना के पास। तो हमें अच्छी चीजें चाइना से, रशिया से सीखनी चाहिए, नॉर्थ कोरिया से सीखनी चाहिए। बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी वॉल बना लिया, बहुत स्ट्रांग। अंकित सर, डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे देश कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं रशिया की, चाइना की या ब्रिक्स नेशन की भी बात करूं, तो वो लोग कहते हैं कि हमें एक मिलकी करेंसी बनानी चाहिए जो डॉलर के खिलाफ रहे। आपको लगता है आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डॉलर का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? सर 2 साल के अंदर डॉलर आज 90 से मेरे को तो हाफ नजर आता है। मेरे पास शायद 2-3 हज़ार डॉलर थे, तो मैंने तो आज घर में बोल दिया कि भाई इसको कैश करा लीजिए। सीरियसली? देखिए, जैसे जैसे अमेरिका वॉर में हारता जाएगा, डॉलर गिरता जाएगा। अमेरिका के पास सिर्फ एक ही करेंसी बची है, गोल्ड। और शायद यही रीजन था कि डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट ईयर इसको प्रोडक्टिव एसेट डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये आपका एसेट है, प्रोडक्टिव एसेट है। आपकी करेंसी आपका एसेट नहीं है, अमेरिकन डॉलर एसेट नहीं है। बहुत से लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं डॉलर्स के, तो अब समय नहीं है डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। अब समय है कि डॉलर को डिस्पोज ऑफ कर दो, डॉलर को कैश करा लीजिए, क्योंकि डॉलर इज एट इट्स पीक। इससे ऊपर तो अब नहीं जाने जाएगा। और ये टोटल वॉर ही डॉलर, पेट्रो डॉलर, या अभी मैं आपको चाइना के बारे में बहुत बढ़िया किस्सा बताऊंगा कि ईरान को बैकअप कौन करता है, या ये पूरा एपिसोड बेसिकली हो किस ले रहा है, वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूएसए को नहीं पता था कि ये वॉर इस तरीके से चली जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर बार कहता रहा कि ये ब्लॉकेड नहीं करेगा। आपको नहीं लगता कि यूएसए ने बहुत हल्के में ले लिया ईरान को, और उस चक्कर में पूरी दुनिया आज भुगत रही है? कहते हैं ना, एक मछली तालाब में अगर खराब आ जाए तो सबको खा जाती है। तो एक ट्रंप सबके लिए आपदा बन गया। आज पूरा एशिया इससे प्रभावित है, आज पूरा मिडिल ईस्ट इससे प्रभावित है, सिर्फ एक ही जने की बेवकूफी की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप। मैं अमेरिका नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बोलूंगा। अमेरिका को इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप चला। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो 3 और है जो लोगों को नहीं पता, आएंगे और धीरे धीरे। अब साउथ एशियन अभी देखते जाइए। ऐसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैंने क्या बोला, ये पहला हथियार है। देखिए, ईरान जो भी वॉर कर रहा है ना जी, एक वॉर होती है वॉर थ्रू मिसाइल, वॉर थ्रू बॉम्ब, दूसरी वॉर होती है इकोनॉमिक वॉर। ईरान आपके सेंटिमेंट से भी खेल रहा है,
ईरान डिप्लोमेटिकली भी आपको मार रहा है, इकोनॉमिकली भी आपको वीक कर देगा। मुझे अगले 6 महीने साल भर में अमेरिका बहुत वीक नजर। देखिए अमेरिका को इस मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं ना। ईरान ने इंडिया की 2 शिप्स क्यों छोड़ी? लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों छोड़ी। अरे भाई कोविड के अंदर अगर चावल ईरान को खाने थे तो किसने सप्लाई करे? इंडिया। ऑयल अगर ईरान के पास है, इंडिया को ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वो रूट है, वो चैनल है, अल्टीमेटली चावल भी तो चाहिए। एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस। तो ये सब चीजें पैरेलल चलेगी। ठीक है अंकित सर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट श्योर कि आप इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये क्लेम किया है कि आने वाले टाइम में इंडिया भी इस वॉर में इंक्लूड हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपका ओपिनियन है कि आपको भी लगता है कि इस तरीके से चीजें हो सकती है? मुझे नहीं लगता सर। इंडिया बेसिकली न्यूट्रल रहेगा इसमें। देखिए इंडिया की शुरू से एक पॉलिसी रही है कि वी विल नॉट हिट यू फर्स्ट बट वी विल नॉट अलाउ यू टू हिट द सेकंड। भाई पहले हम वार करेंगे नहीं, दूसरा हम करने नहीं देंगे। इंडिया की शुरू से एक पॉलिसी रही है। आप पाकिस्तान वाला किस्सा देख लीजिए, शुरुआत इंडिया नहीं करता, शुरू से पीस में बिलीव करता है। हम लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है सिविक सेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर सिखाया जाता है कि दुश्मन को पहले वार मत करो। दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम पे वापस चले जाना चाहिए, यानी कि उनको लगता है कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है। आपका ओपिनियन इस पर क्या है? सर इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और देखिए जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आजाद देश भाई, डेमोक्रेटिक, हम लोग डेमोक्रेटिक। आज मैं अपने खुल के जब विचार व्यक्त करता हूँ तो उनका भी अधिकार है करने का, कर सकते हैं, कौन रोकने वाला है। लेकिन मुझे शायद अपने आईटी मिनिस्टर से एक चीज जरूर मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे एक चीज बहुत मन से बहुत बुरा लगता है जब मीम्स बनते हैं, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो हमारी रेखा गुप्ता जी हो, चाहे ये हमारे देश के मोदी जी हो। देखिए किसी भी सेंट्रल मिनिस्टर्स, किसी भी एमएलए, किसी भी एमपी या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके ऊपर मीम्स या रील्स या कोई भी नेगेटिव अगर आप कंटेंट डालते हैं, आप ओवरऑल डिस्कशन कीजिए, तो मुझे लगता है कि उसके चैनल को बैन कर देना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ये जारी करें इनको कि भाई ये हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। आपने इन लोगों की लाइफ देखी है? सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बहुत हेक्टिक शेड्यूल, बहुत हेक्टिक है। हम लोग बुराई कर देते हैं, सीएम ऐसी, सीएम वैसी, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे, रेखा जी ऐसे। आप एक दिन इन लोगों के साथ जब बिताएंगे तो आपको पता लगेगा कि इन लोगों की लाइफ इजी नहीं है। अंकित सर, आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी हैं, उनको शायद इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो एक बतौर एक विमेन चीफ मिनिस्टर बनी है, या फिर ऐसा किया जा रहा है कि दिल्ली में जो भी चीफ मिनिस्टर आता है उसको क्रिटिसाइज ही किया जाता है? सर दिल्ली के लोगों की आदत हो चुकी है क्रिटिसिज्म। देखिए गाली देना पहली आदत, क्रिटिसाइज करना दूसरी आदत, सिविक सेंस 0 तीसरी आदत, और अच्छे काम को डबल क्रिटिसाइज करना चौथी। तो ये ना पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, पॉलिटिक्स इज अ थैंकलेस जॉब। आप जितना अच्छा करेंगे ना उतने आप क्रिटिसाइज होंगे। हाल फिलहाल में जो रेखा जी अभी जो क्रिटिसाइज, आप देखिए हमारे यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। That's true, yes. तो जब कोई अच्छा काम करता है कुछ लोगों को परेशानी होती है। हमारे क्रिटिक्स बहुत सारे हैं। देखिए पार्टीवाद बहुत ज्यादा है, बीजेपी, कांग्रेस, मल्टीपल छोटी छोटी और बहुत सारी पार्टीज। तो बीजेपी कोई अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस क्रिटिसाइज करेगी, कांग्रेस कोई अच्छा काम करेगी तो बीजेपी क्रिटिसाइज करेगी। तो वो हैबिट बन चुकी है और मैं बड़ी हैरानी होती है कि ये सब लोग एक है। That's true. मैंने बहुत से ऐसे इवेंट्स देखे जहाँ पे सारे हम डाइनिंग रूम के अंदर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, मतलब वो सब फैमिली की तरह बैठते हैं। तो मीडिया को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, और क्रिटिसाइज करा हुआ दिखाता कौन है? मीडिया। देखिए हमारे यहाँ पे शायद 200 चैनल्स होंगे या शायद ज्यादा चैनल होंगे। आपको कुछ तो चाहिए दिखाने के लिए मीडिया में, तो आप दिखाई देते हैं भाई उसने इसको क्रिटिसाइज किया, उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स डाल देंगे। XYZ ने इसको क्रिटिसाइज किया। फिर अब एक और बड़ा नेटवर्क आ गया, ये यूट्यूब। हर आदमी आज की तारीख में कंटेंट क्रिएटर बन चुका है।
अच्छा, उनको एक ही चीज पता है कि जितना क्रिटिसाइज करेगा ना उतना ज्यादा चलेगा, तो उसको कैश करते हैं। तो आईटी मिनिस्टर से मैं तो बहुत हाथ जोड़ के कई बार विनती भी कर चुका हूँ कि भाई एटलीस्ट जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनके ऊपर मतलब अपने हम लोगों हमारे देश के लिए है ये लोग, हम लोगों को सर्व कर रहे हैं ये लोग, कितनी मेहनत करते हैं, इन लोगों के ऊपर मीम्स या इनका क्रिटिसिज्म ये बंद होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो XYZ, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों ना, कोई भी हो सर, कोई भी हो भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक वैल्यू रखता है ना। दैट्स ट्रू, यस। बट सर सबके पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक ये कभी हो पाएगा। बहुत सारे कार्टूनिस्ट भी बैन हुए कुछ पुरानी सरकारों में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही कि हमें आर्टिकल 19 की याद आ जाती है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की याद आ जाती है। सर बात करते हैं अब कार्बन एमिशंस की। दुनिया ने इतना धुआं तो देख लिया है कि हर जगह धुआं धुआं हो चुका है, लेकिन इस चक्कर में क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन अब जीरो हो चुका है। आपको क्या लगता है कि इंडिया कभी बात कर पाएगा एनवायरमेंट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? सर इंडिया कैसे बात कर सकता है? हम लोगों को सिखाया जाता है बात करना। Never. इन लोगों को कार्बन एमिशन का मतलब पता है? इनके लिए कार्बन पता है क्या है? जो एक पन्ने के नीचे कार्बन नहीं बिछाया जाता, जो फोटोकॉपियों के पेपर निकल, इन लोगों के लिए कार्बन वो है। सरकार को कार्बन सिखाना चाहिए नर्सरी से, कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में, कार्बन एमिशंस के बारे में, नेट जीरो के बारे में। हम लोगों के टारगेट्स पता है सर कितने हैं? 2070 2070। अभी अहेड, मतलब आई डोंट थिंक सो वो टारगेट पूरा कर पाएंगे हम। नॉर्डिक रीजन, लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। सोच चाहिए, यूरोपियन यूनियन की सोच है, नेटो की सोच है, तभी शायद उनका टारगेट 2050 है। अब आप नॉर्डिक पे आ जाइए, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, 2035, ये भी मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। ओके। हम लोग सोचते ही नहीं है। और मैं अपना पर्सनल एक चीज बता देता हूँ, मैंने 10 साल से कार्बन के ऊपर रिसर्च, एनर्जी सेक्टर में काम, जितना आप एनवायरमेंट से प्यार करेंगे, आपको उम्मीद भी नहीं होगी एनवायरमेंट आपको बाउंस बैक करके क्या दे देगा। आज अगर मैं फंसा तो मुझे लगता है शायद एनवायरमेंट की वजह से मैं बाहर निकला हूं। मेरे कोई रिलेशन या मेरे कोई कनेक्ट्स काम नहीं आए। जितना आप पर्यावरण से जुड़ जाएंगे, आप भगवान को उतना अपने करीब मानेंगे। जो भी आदमी एनवायरमेंट के लिए काम करता है उसको कभी तरक्की की दिक्कत नहीं होती। मैं लोगों को एक चीज कहता हूं, अगर आपको ये आउट ऑफ द वे, ये इसको एस्ट्रोलॉजी से मत जोड़ना, अगर आपको सक्सेस चाहिए, आप अपने आसपास का वातावरण उसको साफ रखिए, सड़क पे कूड़ा मत फेंकिए, सड़क पे कोई बॉटल मत फेंकिए, कचरे को डस्टबिन में फेंकिए, कचरे को जितना सेग्रीगेट करके आप फेंक सकते हो फेंकिए। दूसरा, अगर कचरा फेंक भी रहा है, अगर आपने उसको उठा दिया, अगर उठा सकते हैं तो वो उठाने के योग्य है। टॉफी का रैपर है, कई बार होता है कि भाई किसी ने कोई थैली फेंक दी, हम नहीं उठा सकते, हम बोल देते कि प्लीज साइड में रखिए। कोई टॉफी का रैपर है, उसको फेंक दिया, मैंने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो जब ये चीजें, आप जो पॉजिटिविटी, आप जितना पॉजिटिव होंगे ना एनवायरमेंट के लिए, आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि आपको किस लेवल की सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। और एमिशंस की जब मैं बात करता हूँ, इजराइल गाजा वॉर थी, 33 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मिलियन। और इसके साथ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, शायद मोर देन 56 टाइप्स ऑफ डेंजरस गैसेस वाज रिलीज्ड। शायद वो एक रीजन था कि नेटो बहुत एक्टिव है। नेटो क्या बोलता है कि अगर आप, उसकी कंप्लाइंस बहुत स्ट्रांग है नेटो, वो कहता है भाई ग्लोबल वार्मिंग या जो एमिशन है इसका न्यूट्रलाइज कीजिए। आज मैं आपको एक बहुत कड़वा एक सत्य बताता हूं। हमारे यहाँ जब इंसान मर जाता है, क्रिमेशन होता है, सरकार की सोच, अगर आज मैं सरकार में होता या मैं कोई मिनिस्टर होता तो मैं उसके ऊपर डाइजेस्टर्स लगा देता, जिससे कि जितनी गैसेस, एक इंसान जब मरता है ना, ठीक है, ये हम लोगों के एक ट्रेडिशनल एक रिलीजियस नॉर्म्स है जो कि हम एक फॉलो करते हैं, लेकिन जब इंसान को जलाया जाता है ना, तो उस एरियल डिस्टेंस के 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस, वहां पे वो गैसेस जाती है, सब चलता है, गैसेस ऊपर जा रही है ना, कितनी गैसेस वो निकलती है। अगर हम लोग हर क्रीमेशन ग्राउंड के ऊपर एक डाइजेस्टर लगा दे, जो कि उस ये जितनी भी ये गैसेस है
डेंजरस गैसेस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, तमाम दुनिया भर की जो गैसेस होती है, इसको स्टोर करके, न्यूट्रलाइज करके इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करें। तो आने वाला 10 किलोमीटर का जो एरियल डिस्टेंस है, जो जहाँ पे लोग रहते हैं, उन लोगों को आप देखिएगा, खांसी, जुकाम या स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आज यूएई के अंदर क्रिमेशन बैन है, बर्निंग बैन है। चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप हिंदू हो, आप इलेक्ट्रिक कीजिए ना। तो हम लोगों को भी एक चीज समझनी चाहिए, अपने माइंडसेट, अपने माइंडसेट को चेंज करनी चाहिए कि बदलाव अगर अच्छे के लिए है तो वहां पे रिलीजियस नॉर्म्स आपको थोड़ा सा अपने आप को अमेंड करना चाहिए। और ये एज अ सोसाइटी, एज अ होल होगा। अभी ये जो वॉर हुई है, ये वाली जो पीछे 16 दिन से चल रही है, अमेरिका, इजराइल, ईरान जी, इसके अंदर भी शायद 35 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये सोचिए, अब बर्फ पड़ रही है। आपने सुना है मार्च के अंदर हिल्स पे बर्फ पड़ने का? तो ये ग्लोबल वार्मिंग, एमिशंस और ये न्यूट्रलिटी, नेट जीरो, ये जो टॉपिक्स जो नेटो या जो यूरोपियन यूनियन ने उठाए हुए हैं, ये जो एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो आप और हम लोगों का क्या है? साफ हवा, साफ पानी, ये इंसान की जरूरत है। अंकित सर, जब भी मैंने बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स पे इस पे बात करी क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उनका बहुत डायरेक्ट ओपिनियन होता है इस चीज को लेकर कि आयुष, हम ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नहीं थे, हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं लेकिन अभी बने नहीं है, तो हमें ना चाहते हुए भी हमारे कार्बन एमिशंस होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम बहुत बड़ा एक्सक्यूज दे रहे हैं? 100% एक्सक्यूज है सर, 100%। देखिए, कार्बन एमिशंस, कार्बन न्यूट्रलिटी, आपकी एक फैक्ट्री है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कट करके या उसको प्रिसाइज करके, कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करके आप उसको भी, अपनी फैक्ट्री को भी नेट जीरो फैक्ट्री बना सकते हैं या ग्रीन फैक्ट्री बना सकते हैं कि जितनी एमिशंस है वो न्यूट्रलाइज हो जाए या ऑफसेट कर सकते हैं। IoT डिवाइसेस आते हैं भाई, हम लोग क्या है, हम लोग बदलना नहीं चाहते, हम लोग एक्सक्यूज दे देते हैं। और आने वाला समय, इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री, इंडिया की एविएशन, इंडिया की रबर इंडस्ट्री, इंडिया की पेपर इंडस्ट्री, स्टील, पेपर, तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज है जिन लोगों को आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्री को रन करने के लिए दे विल बी रिक्वायर्ड टू बाय कार्बन क्रेडिट्स, जिसके बात होने शुरू हो गई है जी। तो अभी हम लोगों के पास, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पास इंडिया का कार्बन एक्सचेंज ही नहीं है। आज यूएई ने, अबू धाबी ने NRC बना दिया, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। हम लोगों के पास, हमारे पास नॉर्म्स ही क्लियर नहीं। तो पॉलिटिक्स के अंदर एजुकेटेड लोग, बहुत से एजुकेटेड लोग तो हम देखते हैं टीवी पे आते हैं। हम लोगों के पीयूष गोयल जी है, हाईली एजुकेटेड, कई बार मिलना होगा। जयशंकर जी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल, बहुत हाई लेवल की। एग्जैक्टली, यस। तो ऐसा नहीं है, लेकिन और लोग चाहिए। अब समय आ चुका है कि ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना। देखिए, मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं। तो समय, अगर इंडिया को, ये सब बेकार की चीज है कि हम शुरू से डेवलपिंग रहे हैं, हम और अब टुवर्ड्स सुपर पावर है। और उसमें बीच में खलबली कौन डालता है? ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि एक्चुअली पॉलिसी मेकर्स वो, उनको इम्प्लीमेंटेशन फेज हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली। अंकित सर, ऐसा कहते हैं कि हम हर चीज में वेस्ट को कॉपी करता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट नहीं थे तो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था कि मैं पहले दिन आते ही पेरिस एग्रीमेंट को साइन करके डिसकंटिन्यू कर दूंगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो इतना आगे आ चुका है देश, वो अगर ऐसा कहता है एनवायरमेंट को लेकर, तो हम तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते ना सर। अब वो खुद नहीं एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो समय है, समय बताएगा। हो सकता है कि आने वाले जो एग्रीमेंट्स है या डिक्टेटर्स जो हो, वो हमारा इंडिया हो सकता है कि, आप देखिएगा जैसे जैसे डॉलर पीछे आएगा ना भाई, अब वो सांप सीढ़ी खेलिए ना, तो सांप जब 90 पे पहुंच जाता है ना, तो वो सीधा कई बार हिट करके, वो जब सांप काट लेता है उसको, तो वो सीधा 40 पे आ जाता है। अमेरिका खान को दिख रहा है। अंकित सर, अगर आपसे एक प्रेडिक्शन लेनी हो इस वॉर में, जो भी कंटिन्यू अभी चीजें चल रही हैं, अगर आप एक प्रेडिक्शन देना चाहें 2026 में, कि आने वाले टाइम में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, बीट इन्फ्लेशन की बात करें या इंडिया की किसी देश के साथ लड़ाई की बात करें, या फॉर दैट मैटर अपने हिसाब से आपको क्या प्रेडिक्शंस दे पा रहे हैं? देखिए, वॉर लंबी चलेगी,
यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द इन्फ्लेशंस। और लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि कोई भी नए बिजनेस में हाथ मत डालिए, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभालिए। और कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन रजिस्ट्री, ये अपने आप में आने वाले टाइम का एक फ्यूचर है। तो जो लोग B2B, B2C या जो स्टार्टअप्स की जो बात करते हैं कि हम लोग AI बना देंगे, देखिए 2 चीज़ें चलेगी, कार्बन एक्सचेंज, और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस के लिए आप कुछ कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत आप नंबर 1 पे जा सकते हो। और वैसे भी कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन एमिशंस, ये जो हम बात करते हैं, ये आने वाले टाइम का $multi-billion बिजनेस बनने वाला है। अंकित सर, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में हमें फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जिस तरीके से कंडीशन है नहीं? सर देखिए, मेटल के अंदर, देखिए सिल्वर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हाल फिलहाल के अंदर जो हम लोगों की एक स्पेशलाइज्ड बैटरी जो बनती है, ओके, उसके अंदर सिल्वर अब इंडस्ट्रियल यूज के अंदर चालू हो गया है ना। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं आपको बोलूंगा, प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए आप, पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्टर्बेंसेस चल रही है, जो लोग मिडिल ईस्ट में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, मेरे हिसाब से अभी चीजें ना सैचुरेशन पे आ चुकी है। यू हैव टू वेट एंड वॉच। मैं ऐसा नहीं कहता कि मत करिए आप। आई थिंक अगर आपके पास 100 रुपए है तो गो फॉर द पार्शियल इन्वेस्टमेंट, 50 रुपीज इन सिल्वर एंड 50 रुपीज इन गोल्ड। अगर आप इतिहास भी उठाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का, तो गोल्ड और सिल्वर हमेशा बढ़ी है, कभी गिरी नहीं है। आप 1920 से आप उठा लीजिए, इसका इतिहास उठा लीजिए, तो ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। और अब डिस्टर्बेंसेस के अंदर इससे बड़ी जो चीज है, देखिए करेंसीज डीवैल्यू हो जाती है। मैं कहता हूँ आपके पास डॉलर्स है, कल को 90 रुपए का डॉलर 40 रुपए हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये हाफ नहीं हो सकता, ये इधर स्टेबल और डबल। सो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और जो भी कीजिएगा वो 1 नंबर में कीजिएगा। डोंट गो फॉर कैश। जो भी कीजिएगा 100% रिकॉर्ड रख के कीजिएगा। कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरे पास, मैं कैश में खरीद लूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको शो कीजिए, तभी उसकी एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, अदरवाइज उसकी एप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है। अंकित सर, 1-2 क्वेश्चन मेरे और रहते हैं। इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड है, हमें पता है, लेकिन अगर मैं आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन जानूं, अनफिल्टर्ड ओपिनियन, तो आप किसकी तरफ? 100% ईरान की तरफ, एटलीस्ट अमेरिका की तरफ नहीं। देखिए मेरे को या इंडियंस को अगर अमेरिका की वजह से कोई भी तकलीफ आएगी, अगर ये तकलीफ हमारे को ईरान की वजह से आती तो शायद मैं कहता कि मैं ईरान की तरफ नहीं हूँ। लेकिन ये तकलीफ जो हम इंडियंस अभी झेल रहे हैं, whether it's a crisis या शॉर्टेज जो टेम्परेरी है बहुत ऑफ LPG या गैसेस, या जो अभी जो इन्फ्लेशन होगी, या जो बिजनेसेस पे इम्पैक्ट जो पड़ रहे हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस है या जो एक्सपोर्टर्स है, तो ये जो सब इम्पैक्ट जो पड़ रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिका। तो जो भी आदमी हम लोगों के रास्ते में रोड़ा बनेगा, वो हमारे लिए तकलीफदायक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अमेरिका का बाप। अंकित सर, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम फ्रंट ऑफ द कैमरा कि किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? सर नीचे नंबर है, और एनी टाइम मोस्ट वेलकम। और पॉजिटिव चीज़ों के लिए तो, और सोसाइटी फैक्टर्स के लिए, अगर अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए तो जितना आप करा सकते हैं, मैं तो खुद हाथ जोड़ के बोलता हूँ इस चीज़ों को कि अच्छी चीज़ें जितना सोचेंगे उतना होगा। और खासकर एनवायरनमेंट के बारे में जरूर सोचिए। आप एक महीना पॉजिटिव सोचिए एनवायरनमेंट के बारे में, और एनवायरनमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव कीजिए। आप जितने एस्ट्रोलॉजर्स आजकल ही चलते हैं ना कि आप ऐसा कर लीजिए या ये मूलांक और ये सब, प्लीज आपकी एस्ट्रोलॉजी आपका कर्म है। अगर अच्छे कर्म आप करेंगे ना, तो भगवान आपके साथ अच्छा ही करेगा। एग्जैक्टली। तो कर्म प्रधान रहिए, एस्ट्रोलॉजर प्रधान मत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित सर, हर पॉडकास्ट में 1-2 क्वेश्चन मेरे और रहते हैं। हर पॉडकास्ट में मैं मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट से एक क्वेश्चन करता हूँ, कभी जिंदगी में कोई मलाल रहा किसी चीज का? मलाल तो बहुत सारे। मलाल कौन से वाले मलाल बताए आपको, ये बता दीजिए आप, जो आप पॉडकास्ट पे कंफर्टेबल हो बताने के लिए। देखिए मलाल तो ऐसे बताना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा मलाल मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि शायद मैं गुटखा या पान मसाला बंद नहीं करा पाया। हमारी पॉपुलेशन, मुझे बहुत तकलीफ होती है देख के, जब मैं डेटा देखता हूँ कि 20% हमारी पॉपुलेशन गुटखा और पान मसाले का सेवन करती है। और मेरा ये देख के कई बार चीजें मेरे को अच्छा नहीं लगता, और ये मेरे अंदर ना मलाल है, और ये मरते दम तक रहेगा। मैं मरने से पहले एक ही चीज देखना चाहता हूँ, और मैं नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा, एक हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा
कि एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, गुटखा और पान मसाला इसको बैन कर दीजिए। अंकित सर, जो भी लाइफ में इंसान अगर डिमोटिवेटेड है या फिर कई बार इंडिया को हम क्रिटिसाइज कर देते हैं कि यार बीइंग इंडियन इज अ वेरी बैड थिंग, है ना, कहीं हम विदेश में जाके कह देते हैं बड़े आसानी से। उन लोगों को अगर कुछ कहना है या कुछ भी मोटिवेशन देना है या फिर इस देश की खूबसूरती के बारे में बताना है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, जब तक आप फंसते नहीं ना, तब तक आपको देश याद नहीं आता। मैं भी बहुत सोचता था कि मैं मिडिल ईस्ट में जाके सेटल होऊंगा, भगवान ने सब कुछ दिया है। जब वॉर में फंसा ना, तो सबसे पहले एक ही चीज़ याद आई, वतन, इंडिया, इंडिया का कल्चर, इंडिया का खाना। जिस दिन इंडिया में लैंड किया, उस दिन सबसे पहले घर से कि भाई मुझे ताज़ा फुलके खिला दो। आपको बड़ी हैरानी होगी, मेजॉरिटी जितने भी जो हमारे जो फूड जॉइंट्स है ना, 85%, मैं 15% नहीं करा, 85% फ्रोजन फूड खिलाते हैं। ऐसे बम्प आ जाता है पेट के, ब्लॉटिंग। तो घर का खाना, हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी ट्रेडिशन तो वो है कि पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं। आप फॉरेनर्स को देखिए, इस्कॉन के अंदर फॉरेनर्स ज़्यादा मिलेंगे, इंडियंस कम मिलेंगे। तो आपको ऐसा कल्चर, ऐसा वाइब्रेंट इंडिया मिला हुआ है, ऐसा खाना मिला हुआ है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मुगलई, कितने प्रकार के आपके खाने। उसके बाद अगर आपकी संतुष्टि नहीं है तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, इंडिया was the best, India is best, and India will always remain the best. Mr. Ankit Jain, thank you so much for this beautiful discussion. It was I still do have 2000 plus questions, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो डिस्कशन बहुत अच्छा चला जाता है। कोशिश करेंगे हम दोबारा से डिस्कशन करने की। Once again, thank you so much sir for this beautiful discussion. And हमने आज बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करी, जियो पॉलिटिक्स पे, अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और उससे आगे भी क्या होने वाला है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर हमने आज बहुत मुखरता के साथ बात की। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।